ला 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 ला। दुनिया भर में देखो जानवरों का डंका बाजे, सभी देशों के तख्तों पर बस जानवर ही साजे। देखो जानवर ही साजे भैया, जानवर ही साजे। आओ सुनो कहानी के इस नए एपिसोड में आपका फिर से स्वागत है सुनने वालों। पिछले एपिसोड में जिसका नाम था शक की सुई, आपने सुना कि कैसे शक की सुई घूम फिर कर स्नोबॉल तक ही पहुंच जाती थी और ऐसा लगने लगा था जानवरों को कि हो सकता है कि हर कारस्तानी के पीछे स्नोबॉल का ही हाथ रहा हो। तो आओ सुनो कहानी आगे की। एक दिन दोपहर में नेपोलियन ने सभी जानवरों को बाहर एकत्रित होने के लिए कहा और जब सब जानवर वहां पहुंच गए तो नेपोलियन अपने दोनों तमगे लगाकर बाहर निकला। अभी हाल ही में उसने अपने आप को ही एनिमल हीरो प्रथम श्रेणी और एनिमल हीरो द्वितीय श्रेणी के पदकों से नवाजा था। उसके साथ उसके 9 खूंखार कुत्ते चल रहे थे जो उसको चारों तरफ से घेरे हुए थे और जिन्हें देखकर और जिनकी गुर्राहट सुनकर किसी अनहोनी घटना का अंदेशा होता था। जानवर सब एक दूसरे से और भी सट के खड़े हो गए। नेपोलियन ने सबके सामने खड़े होकर एक बार सबको घूरा और फिर एक अजीब तीखी सी आवाज में चीखा और उसकी चीख सुनते ही उसके 9 खूंखार कुत्ते एकदम से झपटे और 4 सुअरों को कान से पकड़कर घसीटते हुए नेपोलियन के पांव के पास लाके धर दिया। बेचारे दहशतज़दा सुअर जोर जोर से किकिया रहे थे। कुत्तों के मुंह में मानो खून लग गया था। वो एकदम पगला से गए और उनमें से 3 तो बॉक्सर पे झपटे, मगर बॉक्सर ने उनमें से एक को अपने खुर से ज़मीन पर दबा दिया और वहीं पे दबा के रखा। ये देखकर बाकी दोनों अपनी टांगों के बीच में पूंछ दबाकर और नेपोलियन की तरफ वापस भागे। बॉक्सर ने एक प्रश्न सूचक दृष्टि नेपोलियन पर डाली, मानो पूछ रहा हो कि क्या इसको मार डालूं कि जाने दूं। नेपोलियन ने तुरंत बॉक्सर से कहा कि कुत्ते को छोड़ दे और बॉक्सर ने अपना खुर हटाया और कुत्ता रिरियाता हुआ वापस भागा। चारों भयभीत सुअर कांपते हुए वहां पे खड़े हुए थे। नेपोलियन ने जोरदार आवाज में उनसे अपना गुनाह कबूल करने को कहा। ये वही 4 सुअर थे जिन्होंने इतवार की मीटिंग्स को ख़त्म करने के नेपोलियन के आदेश का विरोध किया था। कांपते हुए वे सुअर बोले कि उन्हें स्नोबॉल ने ही उकसाया था। वे स्नोबॉल से मिले हुए थे और उसके फार्म से चले जाने के बाद भी उससे संपर्क बनाए हुए थे। उसके कहने पर ही उन्होंने पवन चक्की नष्ट की और वे स्नोबॉल के मिस्टर फ्रेडरिक को एनिमल फार्म बेचने के षड्यंत्र में भी शामिल थे। उन्होंने कहा कि स्नोबॉल ने उन्हें यह भी बताया था कि वो मिस्टर जोन्स का गुप्तचर यानी सीक्रेट एजेंट था। जैसे ही सुअरों ने ये सब कबूलना ख़त्म किया और बोलना बंद किया, कुत्तों ने एक बार फिर उन्हें गर्दन से धर दबोचा और चीर कर रख दिया। और किसी को अपने गुनाह कबूल करने हैं? नेपोलियन ने जोरदार आवाज में कहा। अब 3 मुर्गियां आगे आईं। ये वही मुर्गियां थीं जिन्होंने अंडे ना देने के विरोध में बाकी मुर्गियों का नेतृत्व किया था। उन्होंने गिड़गिड़ाते हुए कहा, स्नोबॉल ने हमारे सपने में आकर हमें नेपोलियन के विरुद्ध जाने का आदेश दिया था और उकसाया था। मुर्गियों का भी काम तमाम कर दिया गया। फिर एक बत्तख आगे आई और उसने कबूला कि पिछले साल की फसल में से उसने 6 भुट्टे चुराए थे खाने के लिए। इसके बाद
एक भेड़ ने आकर कबूला कि उसने पीने के पानी के तालाब में पेशाब की थी। ये भी उसने स्नोबॉल के उकसाने पे किया था। नेपोलियन के कुत्तों ने इन दोनों को भी चीर के रख दिया। इस तरह गुनाहों का कबूल करना और फिर सज़ा पाना चलता रहा। नेपोलियन के सामने लाशों का ढेर लग गया था और हवा में खून की बू तैर रही थी। जब ये दर्दनाक कार्यक्रम ख़त्म हुआ तो सुअरों और कुत्तों के अलावा बाकी सभी जानवर वहाँ से चले गए। वो सब सकते में आ गए थे और किसी के मुंह से कोई आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें किस बात से ज़्यादा सदमा पहुंचा था, स्नोबॉल के विश्वासघात से या आज इन विश्वासघाती जानवरों के दर्दनाक अंत से। एक वक्त था जब एनिमल फार्म में, जब मिस्टर जोन्स का फार्म था ये, तब अक्सर ऐसा खून खराबा होता रहता था। पर आज सबसे डरावनी, सबसे खौफनाक बात ये थी कि आज ये खून खराबा जानवरों के अपने बीच हुआ था। मिस्टर जोन्स के जाने के बाद से किसी भी जानवर ने किसी दूसरे जानवर को नहीं मारा था, एक चूहे तक को नहीं। इसी सब गहन सोच में डूबे हुए जानवरों के कदम खुद ब खुद उस हरे भरे टीले की तरफ मुड़ गए जो पवन चक्की के, अधबनी पवन चक्की के पास था। वहाँ जाके वे सब उस टीले पर लेट गए, एक दूसरे से सटे हुए, मानो एक दूसरे से कुछ सांत्वना चाहते हों। क्लोवर, बेंजामिन, म्यूरियल, बत्तखें, गाय, भेड़ें, मुर्गियाँ, सब। केवल बॉक्सर ही खड़ा रहा और अपनी लंबी सी पूंछ हिलाते हुए अजीब अजीब आवाज़ें बीच बीच में निकालता रहा। ऐसा कैसे हो सकता है, वो बार बार कहता, हमारी फार्म पर ऐसा कैसे हो सकता है? और फिर इसमें ज़रूर हमारी ही कोई गलती है, हमारी ही कोई गलती रही होगी। इसका सिर्फ एक ही समाधान है, आज से मैं और भी ज़्यादा काम करूँगा, रोज़ 1 घंटे और जल्दी उठा करूँगा। और ये कहते हुए वो वहाँ से चला गया और रात तक उसने 2 और भारी भरकम खेप पत्थरों की उठा के और पवन चक्की तक, बनती हुई पवन चक्की तक पहुँचाई। बाकी सभी जानवर उस हरे भरे टीले पर लेटे रहे। वहाँ से दूर तक दिखाई पड़ता था लंबा चौड़ा सड़क तक पहुँचता खलिहान, पानी पीने का तालाब, झाड़ियाँ, भूसा घर, गेहूं के खेत जहाँ गेहूं की बलिष्ठ बालियाँ खड़ी हवा में लहलहा रही थीं, दूर फार्म की बिल्डिंग्स की लाल लाल छतें और चिमनियों से निकलता हुआ धुआं। बसंत की शाम थी और झाड़ियों और पेड़ों पर ढलते सूरज की सुनहरी धूप फैली हुई थी। यहाँ से पूरा फार्म कितना खूबसूरत लग रहा था और ये फार्म उनका और सिर्फ उनका था। क्लोवर की आंखों में आंसू आ गए। वो सोच रही थी, आज जो हुआ ऐसा नहीं सोचा था, ऐसा नहीं सोचा था हमने जब हमने जोन्स और उसके आदमियों को भगाया था। उनका ये उद्देश्य नहीं था। उस रात जब बूढ़े मेजर ने पहली बार उन्हें क्रांति का सपना दिखाया था, तब उस सपने में ऐसा अत्याचार, ऐसी निर्ममता, ऐसा कत्लेआम बिल्कुल नहीं था। उस वक्त उन्होंने सोचा था कि भविष्य सुनहरा होगा, एक ऐसा भविष्य जब कोई जानवर भूखा नहीं रहेगा,
किसी पर अत्याचार नहीं होंगे, सब जानवर बराबर होंगे। शक्तिशाली जानवर कमज़ोर जानवरों की रक्षा करेंगे। हर जानवर अपनी शक्ति अनुसार स्वेच्छा से काम करेगा उनके इस फार्म पर न जाने कैसे आज एनिमल फार्म एक बिल्कुल ही अलग मोड़ पर आ पहुंचा था, जहां किसी की भी अपनी आवाज़ उठाने की या अपने विचार व्यक्त करने की हिम्मत न थी, जहां खूंखार कुत्तों का डर हर वक्त हर जगह बना रहता था और जहां मूक रहकर अपने साथियों को कत्ल होते देखना पड़ता था। लेकिन ऐसा नहीं था कि इन विचारों से क्लोवर के दिमाग में क्रांति की कोई भावना उत्पन्न हुई हो या पनप रही हो। ये वक्त फिर भी जोन्स के वक्त से अच्छा ही था, बेहतर था, और उन्हें हर हाल में इंसानों के चंगुल से अपने इस एनिमल फार्म को बचाकर रखना था। मेहनत करना, नेपोलियन के सभी आदेशों का पालन करना और उन्हीं को अपना नेता मानना, शायद यही सही राह थी। पर फिर भी उन्होंने ये दिन देखने के लिए इतनी मेहनत नहीं की थी। ये दिन देखने के लिए जोन्स और उसके आदमियों को फार्म से दौड़ा के नहीं हटाया था। ये दिन देखने के लिए पवन चक्की नहीं बनाई थी एकजुट होकर। क्लोवर ये सब सोच रही थी, पर इन भावनाओं और विचारों को व्यक्त करने के लिए उसके पास शब्द नहीं थे। इस खूनी मंजर के कुछ दिन बाद जानवरों को लगने लगा कि जो कुछ हुआ वो सही नहीं हुआ, ठीक नहीं हुआ। जहाँ तक उन्हें याद था, उनके द्वारा लिखा गया जानवरों का छठा आदेश था कि कोई भी जानवर किसी जानवर को नहीं मारेगा। नेपोलियन के कुत्तों के डर से कोई ऊंची आवाज़ में तो ये विचार व्यक्त नहीं करता था, मगर मन ही मन सभी जानवर सोच रहे थे कि ये जो भी हुआ जानवरों के जनादेश के विरुद्ध हुआ, तो फिर हम इसे न्याय क्यों माने। एक दिन क्लोवर ने बेंजामिन से कहा कि ज़रा चल के मुझे वो छठा आदेश जो लिखा हुआ है दीवार पर वो सुनाओ तो। मगर बेंजामिन ढीठ का ढीठ, वो क्यों सुनता। तब क्लोवर ने म्यूरियल से आग्रह किया कि वो पढ़ के सुनाए कि क्या लिखा है वहाँ। म्यूरियल ने गला साफ किया और फिर धीरे धीरे छठा आदेश पढ़ के सुनाया। लिखा था, कोई भी जानवर किसी अन्य जानवर को नहीं मारेगा बिना कारण। बिना कारण? क्लोवर को लगा कि ये दो आखिरी शब्द तो शायद उसमें नहीं लिखे थे, पर फिर लगा कि हम ही शायद गमगीन होकर ठीक से याद नहीं कर पा रहे हैं। शायद यही लिखा गया होगा और हम ही कुछ कुछ भूल से चले हैं कि असली जानवर आदेश क्या था। फिर तो जो भी हुआ ठीक ही हुआ। आखिर वो बदबख्त जानवर उस विश्वासघाती, उस गद्दार स्नोबॉल से जा मिले थे। ठीक ही हुआ, है ना। इंग्लैंड आइलैंड के सभी जानवर दुनिया भर के सब, देखा मैंने सुंदर सपना, कान लगा कर सुन लो आप।